हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। नए और अप्रत्याशित जिनकी पहले आशा ना की गई हो। देखिए, पहले बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम लोगों ने लेखन कार्य किया है, बहुत सारे महापुरुष हुए, पर्सनालिटी हुई, सिचुएशंस हुई, बहुत कुछ लिखा। लेकिन ये क्या होता है कि ऐसी सिचुएशंस जिस पे हमने कभी सोचा ही नहीं। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि आप अगर एक मोबाइल फ़ोन है तो आप क्या लिखेंगे इस पे। यही ऐसे ही कोई विषय जिस पे हमने कभी सोचा ही ना हो कि हम क्या लिखें, या कोई ऐसे विषय जो कभी हमारे पास नहीं आए, यही होते हैं नए विषय और अप्रत्याशित जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। विषयों पर कम से कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर और सुघड़ ढंग से अभिव्यक्त करना ही नए और प्रत्याशित विषयों पर लेखन कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इन विषयों को आपको तुरंत दिया जाता है और इस पर आपको सोचने के लिए भी कम समय मिलता है और पूरे सही तरीके से उसे लिखना भी पड़ता है। अप्रत्याशित लेखन के विषयों की संख्या असीमित होती है, यानी कि कुछ भी दिया जा सकता है, एनीथिंग, मतलब जो आप सोच नहीं सकते ऐसे विषय आपके सामने प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसमें किसी भी विषय पर लिखने के लिए दिया जा सकता है, जैसे बहुत आवश्यक है शिक्षा, दीवार घड़ी, धारावाहिकों में स्त्री, मेरा प्रिय टाइम पास। तो ये कोई भी ऐसे, अब आप ये तो सोच नहीं सकते कि आप एक दीवार घड़ी हैं या आपके सामने एक दीवार घड़ी है तो उसको देखकर आप क्या सोचेंगे। तो ये ऐसे कुछ विषय हैं जिन पर हम कुछ सोच हमने कभी विचार ही नहीं किया और उस पर हमारे पास में लेखन कार्य आ जाए। इसका उद्देश्य भाषा के माध्यम से किसी विषय पर विचार करने और उस विचार को व्याकरण शुद्धता के साथ सुगठित रूप में अभिव्यक्त करना है। यानी कि ये इसका उद्देश्य क्या है कि आखिर हमारे सामने क्यों आया, और वो क्लास 12th में क्यों, क्योंकि 12th तक हम काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं और हमारे सोचने समझने की क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर अब आपकी क्षमता को और निखारा जाता है, ऐसा विषय देकर जिस पे आपको तुरंत सोचना है, सही तरीके से सुसंगठित करके अपनी विचारों को व्यक्त करना है कि आप किस तरीके से किसी विषय पर सोच सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। जो लोग आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप में अभिव्यक्ति का अभ्यास नहीं करते, उन्हें अप्रत्याशित विषयों पर लिखना एक चुनौती के समान लगता है। यानी कि जो डेली रूटीन के हिसाब से, मतलब अक्सर नहीं लिखते हमेशा, जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि उनको कोई विषय दिया तो उन्होंने कहीं से देख के या कुछ करके रट के उसको लिख दिया। तो ऐसे लोग जो नियमित रूप से स्वतंत्र होकर नहीं लिखते, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह के विषयों पर लेखन करना। रटने की बुरी आदत हमें अभ्यास का अवसर नहीं देती और हम दूसरों द्वारा तैयार की गई सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं। तो यानी कि दूसरों की सामग्री को प्रस्तुत करना, रट कर, ये एक और सबसे बड़ी बाधा होती है नए अप्रत्याशित विषयों पर लेखन का। यह निर्भरता हमारे मौलिक अभ्यास को बाधित करती है, यानी कि जो हमारी जो एक नेचुरल प्रैक्टिस होती है, ये आदत उसको जो है थोड़ा कहीं ना कहीं बाउंड कर देती है, क्योंकि तब हम लिखन एक सोचने की क्षमता हमारी कम होने लगती है और हमारी लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित नहीं होने देती। जब हम उस विषय पर सोचने, क्योंकि अभी तक हमारी आदत क्या है, हम रट के लिख रहे हैं या देख के लिख रहे हैं, तो इस कारण हमारी सोचने की जो क्षमता है वो डेवलप नहीं हो पाती और हम लिख भी नहीं पाते। अतः आवश्यक है कि हमें निबंध की परंपरागत विषयों को छोड़कर नए प्रकार के विषयों को लिखने का अभ्यास करना चाहिए। तो भाई निबंध के विषय तो लिमिटेड हैं, उन विषयों को हमें छोड़कर ऐसे विषय आप पकड़िए जिन्हें आपने कभी ना देखा हो ना समझा हो। ठीक है, तो ये तो हो गए नए और अप्रत्याशित लेखन क्या है। अब आते हैं नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। किन बातों को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए क्या क्या बातें। किसी भी विषय पर लिखने से पूर्व सबसे पहले 2-3 मिनट सोचकर यह विचार कर लेना चाहिए कि किन विचार बिंदुओं को हम विस्तार दे सकते हैं। जैसे आपके सामने कोई टॉपिक आया तो सबसे पहले आपको 2-3 मिनट रुकना है और सोचना है कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं, और उन पॉइंट्स को आप निकालो और निकालने के बाद फिर उनको विस्तारित करो, फिर उनको बड़ा करो। इसके पश्चात विषय की शुरुआत को आकर्षक बनाने पर विचार करना चाहिए कि यानी कि जब हम कोई लेख या कभी भी कुछ लिखें तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा हमें एक्साइटिंग रखनी है। अगर हम उसको एक्साइटिंग नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला जरा देर स्टार्टिंग ही कहेगा अरे इतनी बोरिंग है, तो वो आगे पढ़ना ही नहीं चाहेगा।
शुरुआत आकर्षक होने के साथ साथ निर्वाह योग्य भी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो टॉपिक दिया गया है उससे संबंध होनी चाहिए। लिखते समय बात एक सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़े, इसीलिए उसमें सुसंबद्धता का होना चाहिए। यानी कि एक पॉइंट से जब हम दूसरे पॉइंट पे जाएं तो उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि वो आपस में अटैच रहने चाहिए। ये नहीं कि पहला पॉइंट कहीं और दूसरा पॉइंट कहीं और, ये काम नहीं होना चाहिए। सुसंबद्धता के साथ साथ विवरण का सुसंगत होना भी आवश्यक है। सुसंगत होना एक अच्छे लेखन की विशेषता है। यानी कि सुसंगत यानी कि आपस में बंधे तो हैं, लेकिन जो विषय चल रहा है उससे कनेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि अगर कनेक्टेड नहीं होंगे तो शायद हम उसमें कोई भी तालमेल बिठा नहीं पाएंगे। लिखते समय हमारी ये दो बातें आपस में एक दूसरे का खंडन करती हुई नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, उसी में तो आप बोल रहे हो कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन दूसरे पैराग्राफ में आते ही आप उसको निगेटिव बोल दो कि नहीं अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो अपनी ही बात का खंडन आपको नहीं करना है। आपका जो पॉइंट है उसी पॉइंट पे आपको लेते हुए चलना है। सामान्य निबंधों और आलेखों में जहां मैं शैली का प्रयोग वर्जित होता है, वहीं अप्रत्याशित लेखन में मैं शैली का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप अप्रत्याशित लिखें तो हम अपने आप को उसमें जरूर शामिल करेंगे। जैसे यहाँ पर दीवार घड़ी को लेकर दिया कि हाँ मेरे सामने लगी ये दीवार घड़ी मुझे अक्सर ये चीज बोलती है, मुझे बीते समय की याद दिलाती है, तो इसमें मैंने अपने आप को शामिल किया। अप्रत्याशित विषयों की लेखन में हमेशा एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि इसमें हमें मैं शैली का प्रयोग जरूर करना है, तभी ये हमसे संबंधित रहेगी और हमारे विचारों से संबंधित होती हुई चलेगी। तो ये ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 13 के। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या आया हुआ है, अधूरे वाक्यों को अपने शब्दों में पूरा कीजिए। तो कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। क्या दिया है, हम नया सोचने लिखने का प्रयास नहीं करते क्योंकि। अब क्या रीज़न है कि हम कुछ भी नया लिखने और सोचने का प्रयास करते ही नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल रहता है तो हम उसी को देखकर पढ़ के रट कर लिख लेना चाहते हैं। हम नया सोचना लिखने का प्रयास नहीं करते क्योंकि हमें आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करने का अभ्यास नहीं होता। यानी कि हमारी शुरू से आदत होती है कि जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होता है हम उसी को पढ़ लेते हैं और अपने दिमाग से हम उसको सोच कर लिखने के लिए आदी नहीं होते। और यही कारण है कि हमें आगे चल के जब हमारे पास अनुच्छेद लेखन है, इस तरीके के नए और अप्रत्याशित लेखन है, तो हमें दिक्कत आती है। नेक्स्ट वक्तव्य है, लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास नहीं होता क्यों नहीं होता अभ्यास। लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास नहीं होता क्योंकि हम कुछ नया सोचने लिखने के प्रयास करने के स्थान पर किसी विषय पर पहले से उपलब्ध सामग्री पर निर्भर हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो सामग्री पहले से अवेलेबल रहती है हम उसी को देखकर पढ़ लेना चाहते हैं। अगला है, हमें विचार प्रवाह थोड़ा नियंत्रित रखना पड़ता है क्योंकि। अब विचार प्रवाह हमें नियंत्रित क्यों रखना पड़ता है, क्या रीज़न है इसका देखिए। हमें विचार प्रवाह थोड़ा नियंत्रित रखना पड़ता है क्योंकि विचारों को नियंत्रित करने से हम जिस समय पर लिखने जा रहे हैं उसका विवेचन उचित रूप से कर सकेंगे। यानी कि थोड़ा सा हम पहले सोच लें, सोच के उसको थोड़ा सा नियंत्रित रखें और जब हम लिखने लगे तब उस जो है विचार प्रवाह को अगर इस्तेमाल करें तो हम ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। लेखन के लिए पहले उसकी रूपरेखा स्पष्ट होनी चाहिए क्योंकि। अब मान लीजिए कोई टॉपिक आया तो जब तक हम उसकी रूपरेखा नहीं तैयार कर लेंगे तो उसको हम बढ़ा नहीं पाएंगे ना। तो पहले हमें क्या क्या लिखना है इसका एक रूपरेखा हमें अपने दिमाग में तैयार करनी चाहिए। लेखन के लिए पहले उसकी रूपरेखा स्पष्ट होनी चाहिए क्योंकि जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा कि हमने क्या और कैसे लिखना है, हम अपने विषय को सुसंबद्ध और सुसंगत रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। मतलब पहला एक हम पता लेंगे, मान लीजिए हमें कोई भी चीज़ आई है तो हमें पता होना चाहिए कि हम इसके अंदर ये टॉपिक्स लिखेंगे। अब वो टॉपिक हमारे दिमाग में जब आ गया है चीज़ें, तो जब हम लिखने बैठेंगे तो उन्हीं टॉपिक्स में हम इलाजमेंट कर सकते हैं, उनको और डिस्क्राइब कर सकते हैं।
लेखन में मैं शैली का प्रयोग होता है क्योंकि अब आप सभी को पता है नए और अप्रत्याशित लेखन जब हम करते हैं तो उसमें मैं शैली का लेखन करते हैं। अब मैं शैली कौन सी आती है? आत्मपरक शैली कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं इस्तेमाल करना यानी कि हम उसे कौन सी शैली में लिख रहे हैं? आत्मपरक शैली में लिख रहे हैं। लेख में मैं शैली का प्रयोग होता है क्योंकि लेख में व्यक्त विचार लेखक के अपने होते हैं और लेख पर लेखक के अपने व्यक्तित्व की छाप होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जो है ना उससे बहुत हद तक प्रभावित हो जाते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हमारे साथ में होती हैं, घटती हैं, वो हमें काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। क्योंकि अगर वो हमसे प्रभावित नहीं करेंगी, हमको नहीं प्रभावित करेंगी, तो दूसरे को कैसे प्रभावित कर पाएंगी? तो बहुत ज़रूरी है कि हम वो जिस भी शैली में हम लिखें, खास तौर से मैं शैली, वो जब हम मैं शैली में लिखेंगे तो वो काफ़ी प्रभावशाली होगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पास में आ रहे हैं जिन्हें हमें लिखते हुए चलना है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, जैसे मैंने बताया था कि हम जो है अब लिखने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए हमारे सामने कितने सारे ऑप्शंस आ गए हैं। कितने हैं? निम्नलिखित विषयों को 200 से 300 शब्दों में लिख लिखिए। तो अब ये विषय ऐसे हैं जिन पर आत्मपरक शैली में हमें नए और अप्रत्याशित विषय लिखने हैं। क्या टॉपिक दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 टॉपिक दिए गए हैं। तो इन सभी विषयों पर हमें जो है लेख लिखना है। सबसे पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं, झरोखे से बाहर। फिर है सावन की पहली झड़ी, इम्तिहान के दिन, दिया और तूफान, मेरे मोहल्ले का चौराहा, मेरे प्रिय टाइम पास, एक कामकाजी औरत की शाम। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक दिए हैं जिन पे हमें अप्रत्याशित लेखन करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे झरोखे से बाहर, ठीक है। तो सारे विषय लिखने हैं तो ध्यान से देखिएगा, आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप इसी तरीके से कुछ टॉपिक्स पे लेखन कर सकें। झरोखा है भीतर से बाहर की ओर झांकने का माध्यम और बाहर से भीतर देखने का रास्ता। हमारी आंखें भी तो झरोखा ही है, मन मस्तिष्क को संसार से और संसार को मन मस्तिष्क से जोड़ने का। मन रूपी झरोखे से किसी भक्त को संसार के कड़कड़ में बसने वाले ईश्वर को के दर्शन होते हैं, तो मन रूपी झरोखे से किसी डाकू लुटेरे को भी धनी सेठ और धन संपत्ति दिखाई देती है, जिसे लूटने के प्रयत्न में वह हत्या जैसा जघन्य कार्य करने में तनिक नहीं झिझकता। झरोखा स्वयं कितना छोटा सा होता है, पर उसके पार बसने वाला संसार कितना व्यापक है, जिसे देख तन मन की भूख जाग जाती है और कभी कभी शांति भी हो जाती है। किसी पर्वतीय स्थल पर किसी घर के झरोखे से गगन चुंबी पर्वतमालाएं, ऊंचे ऊंचे पेड़, गहरी हरी घाटियां, डरावनी खाइयां आदि पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं। तो दूर दूर तक घास चरती भेड़ बकरियां, बांसुरी बजाते चरवाहे, पीठ पर लंबे टोकरे बांध कर इधर उधर जाते सुंदर पहाड़ी युवक युवतियां मन को मोह लेते हैं। तो हम आंखों के झरोखे से क्या देखते हैं, सारी चीजें हम बता रहे हैं, और मन के झरोखे से भी। राजस्थानी महलों के झरोकों में दूर दूर फैले रेत के टीले कुछ अलग ही रंग दिखाते हैं। गांवों में झोपड़ों के झरोकों के बाहर यदि हरे भरे खेत लहलहाते दिखाई देते हैं, तो कूड़े के ऊंचे ऊंचे ढेर भी नाक पर हाथ रखने को मजबूर कर देते हैं। झरोके कमरों को हवा ही नहीं देते, बल्कि भीतर से बाहर दर्शन करा देते हैं। सजी सवरी दुल्हन झरोके में के पीछे छिपकर यदि अपने होने वाले पति की एक झलक को उतावली रहती है, तो कोई विहरणी अपनी नजर बिछाए झरोके पर ही आटो पहर टिकी रहती है। माँ अपने बेटे की आगमन का इंतजार झरोके पर टिक कर करती है। झरोके तो तरह तरह के होते हैं, पर झरोकों के पीछे बैठ प्रतीक्षारत आंखों में सदा एक ही भाव होता है, कुछ देखने का, कुछ पाने का। युद्ध भूमि में मोर्चे पर डटा जवान भी तो खाई के झरोके से बाहर छिप छिप कर झांकता है, अपने शत्रु को गोली से उड़ा देने के लिए। झरोके तो छोटे बड़े कई होते हैं, पर उनके बाहर के दृश्य बहुत बड़े होते हैं, जो कभी कभी आत्मा तक झंझोर देते हैं।
तो देखा ना किस तरीके। अब इसमें आप बोलोगे आत्मपरक शैली, इसमें हमने झरोके को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं, इसलिए इसमें स्वतः ही आत्मपरक शैली आ ही जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सावन की पहली झड़ी। अब इसमें क्या दिया है, देखिए मैंने लिखा है, ध्यान से इसको पढ़िए क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर कुछ टॉपिक्स पे इन्हें आप ज़रूर प्रैक्टिस करना। पिछले कई महीनों से हवा की घुटन बढ़ गई थी। बाहर तपता सूर्य, सब तरफ हवा में नमी की अधिकता जीवन दूभर बना रही थी। बार बार मन में भाव उठता कि हे भगवान कुछ तो दया करो। न दिन में चैन, न रात को आंखों को नींद, बस गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना। तो आप सभी को पता है कि सावन की झड़ी लगने से पहले बहुत तपती गर्मी पड़ती है। रात को बिस्तर पर करवटें लेते लेते पता नहीं कब आंख लग गई। सुबह आंखें खुली तो एहसास हुआ खिड़कियों से ठंडी हवा भीतर आ रही है। उठकर खिड़की के बाहर देखा तो मन खुशी से झूम उठा। आकाश तो काले बादलों से भरा हुआ था। आकाश में कहीं नीले रंग की झलक नहीं। सूर्य देवता बादलों के पीछे पता नहीं कहाँ छिपे हुए थे। पक्षी पेड़ों पर बादलों के स्वागत में चहचहा रहे थे। मोहल्ले से सारे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर मौसम के बदलते रंगों को देख रहे थे। उमड़ते उमड़ते मस्त हाथियों के काले कजरारे बादल मन में मस्ती भर रहे थे। अचानक बादलों में तेज बिजली कौंधी, जोर से बादल गरजे और कुछ मोटी मोटी बूंदें टपकी हुई। ये लोग इधर उधर भागते ताकि अपने अपने घरों के बाहर पड़ा सामान भीतर रख ले। पल भर में ही बारिश का तेज सर्राटा आया और फिर लगातार तेज बारिश शुरू हो गई। महीनों से प्यासी धरती की प्यास बुझ गई। पेड़ पौधों के पत्ते नहा गए, उनका धूल धूसरित चेहरा धुल गया और हरी भरी दमक फिर से लौट आई। छोटे छोटे बच्चे बारिश में नहा रहे थे, खेल रहे थे, एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे। कुछ ही देर में सड़कें, गलियां छोटे नालों की तरह पानी भर भर कर बहने लगी थी। कल रात तक दहकने वाला दिन आज खुशनुमा हो गया था। 3-4 घंटे बाद बारिश की गति कुछ कम हुई और फिर 5-10 मिनट के लिए बारिश रुक गई। लोग बाहर निकले, पर इससे पहले कि फिर से बारिश शुरू हो गई, कभी धीमी तो कभी तेज। सुबह से शाम हो गई, पर बादलों का अंधेरा उतना ही जितना सुबह था। रिमझिम बारिश आ रही, घरों की छतों पे पानी पनालों से बह रहा। मेरी दादी अब ही कह रही थी, आज शनिवार को बारिश की झड़ी लगी है, यह तो अगले शनिवार तक ऐसे ही रहेगी। भगवान करे ऐसा ही हो, धरती की प्यास बुझ जाए और हमारे खेत लहलहा उठे। तो देखा ना, सावन की झड़ी का कितना इंतजार हम लोग भी करते हैं, किसान करते हैं, सभी करते हैं, क्योंकि उससे पहले बहुत ज़्यादा गर्मी हम सब सह चुके होते हैं। तो आप भी जो एहसास करते हैं सावन की झड़ी में लिख सकते हैं, है ना। अगला हमारे पास में टॉपिक है इम्तिहान के दिन। ये सभी ने फेस किए हैं, सभी को अपने अपने एक्सपीरियंस लिखने का इसमें अच्छा मौका मिल सकता है ना। बड़े बड़े ही कांपते हैं इम्तिहान के नाम से, इम्तिहान छोटे हो या बड़ों का, पर यह डराता सभी को है। पिछले वर्ष जब 10वीं बोर्ड की परीक्षा हमने देनी थी, तब सारा वर्ष स्कूल में हमें बोर्ड परीक्षा नाम पर डराया गया था और घर में भी इसी नाम से धमकाया जाता था। मन ही मन हम इसके नाम से भी डरा करते थे कि पता नहीं इस बार इम्तिहान में क्या होगा। सारा वर्ष अच्छी तरह पढ़ाई की, बार बार टेस्ट दे दे कर तैयारी की थी, पर इम्तिहान के नाम से डर लगता था। जिस दिन इम्तिहान का दिन था, उससे पहली रात मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई। पहला पेपर हिंदी का था और विषय पर मेरी अच्छी पकड़ थी, पर इम्तिहान पर भूत सिर पर इस प्रकार सवार था कि नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेता। सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ, स्कूल बस में सवार हुआ तो हर रोज हो हल्ला करने वाले साथियों के हाथों में पकड़ी पुस्तकें और उनकी झुकी हुई आंखों ने मुझे और अधिक डराया। सबके चेहरों पर खौफ सा छाया था, खिलखिलाने वाले चेहरे आज सहमे हुए थे। मैंने भी मन ही मन अपने पाठों को दोहराना चाहा, पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं। मतलब एक पल को ऐसा लगता है ना कि हमें कुछ याद नहीं।
सब कुछ भूलता सा प्रतीत हो रहा था। मैंने भी अपनी पुस्तक खोली। पुस्तक देखते ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये तो यह आती है। खैर, स्कूल पहुंचकर अपनी जगह पर बैठे, प्रश्न पत्र मिला, आसान लगा। ठीक समय पर पूरा पत्र हो गया। जब बाहर निकले तो सभी प्रसन्न थे, पर साथ ही चिंता आरंभ हो गई अगले पेपर की। अगला पेपर गणित का था, यानी कि मैथ्स का। चाहे 2 छुट्टियां थी, पर ऐसा लगता था कि ये तो बहुत कम है। पर वह पेपर भी बीता, पर चिंता समाप्त नहीं हुई। 15 दिन में सभी पेपर खत्म हुए, पर ये सारे दिन बहुत व्यस्त करने रखने वाले थे। इन दिनों ना तो भूख लगती थी, ना खेलने की इच्छा होती थी। इन दिनों ना तो मैं अपने किसी मित्र के घर गया और ना ही मेरे किसी मित्र ने मेरी सुध ली आई। इम्तिहान के दिन बड़े तनाव भरे थे। तो आप लोगों को भी इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, तो वो दिन किस तरीके के होते हैं, या कभी कोई ऐसा टाइम रहा हो जो आपके लिए यादगार हो, उसे ज़रूर लिख देना इसमें। अगला टॉपिक है हमारे पास में दिया और तूफान। मिट्टी का बना हुआ एक नन्हा सा दिया भी जलता है तो रात्रि अंधकार से लड़ता हुआ उसे दूर भगा देता है, अपने आसपास हल्का सा उजाला फैला देता है। जिस अंधकार में हाथ को हाथ नहीं सूझता, उसे भी मंद प्रकाश फैलाकर कम करने का योग्य रास्ता दिखा देता है। हवा का हल्का सा झोंका जब दिए की लौ को कपा देता है, तब ऐसा लगता है कि इसके बुझते ही अंधकार फिर छा जाएगा और फिर हमें उजाला कैसे मिलेगा। दिया चाहे छोटा सा होता है, पर वह अकेला अंधकार के संसार का सामना कर सकता है। तो हम इस इंसान जीवन में राह में आने वाली कठिनाइयों का भी उसी तरह मुकाबला क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दिए के माध्यम से, जिससे दिया इतने खूंखार अंधकार से लड़ता है, तो हम इंसान होकर अपनी कठिनाइयों से क्यों नहीं लड़ पाते, क्यों नहीं कर सकते। यदि वह तूफान का सामना करके अपनी टिमटिमाती लौ से प्रकाश फैला सकता है, तो हम भी कठिनाइयों में कर्मठ बनकर संकटों के घेरों से निकल सकते हैं। महाराणा प्रताप ने सब कुछ खोकर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की ठानी थी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नन्हे से दिए के समान जीवन की कठोरता का सामना किया था और विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र भारत का प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया था। हमारे राष्ट्रपति कलाम ने अपना जीवन टिमटिमाते दिए के समान आरंभ किया था, पर आज वही दिया हमारे देश को मिसाइलें प्रदान करने वाला प्रचंड अग्निपुंज है। उसने देश को जो शक्ति प्रदान की है वह सुप्त है। समुद्र में एक छोटी सी नौका ऊंची तूफान लहरों से टकराती हुई अपना रास्ता बना लेती है और अपनी मंजिल पा लेती है। एक छोटा सा प्रवासी पक्षी साइबेरिया से उड़कर हजारों लाखों मील दूर पहुंच सकता है। तो हम इंसान भी कठिन से कठिन मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। अकेले अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घिर कर कौरवों जैसे महारथियों का डटकर सामना किया था। कभी तूफान अपने प्रचंड वेग से दिए की लौ बुझा देता है, पर जब दिया जगमगाता है तब तक तो अपना प्रकाश फैलाता है और अपने अस्तित्व को प्रकट करता है। मिटना तो सभी को है एक दिन। वह कठिनाइयों से डरकर छिपा रहे या डटकर उनका मुकाबला करे। श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो दिए के समान जगमगाता हुआ तूफानों की परवाह ना करे और अपनी रोशनी से संसार को उजाला प्रदान करे। ठीक है ना। अब करते करते हम आ गए अपने पांचवा हमारा जो टॉपिक है क्या है, मेरे मोहल्ले का चौराहा। तो आप लोगों के मोहल्ले में चौराहा तो होगा, आप सभी अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे अपने मोहल्ले के चौराहे से। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इसमें लिख सकते हो, तो चलो ध्यान से देखते हैं। तो हमने भी कुछ ऐसे ही चौराहे का वर्णन किया है। अगर आपके घर के आसपास जो भी मोहल्ला है या मोहल्ले के जो भी पास चौराहा है वो जिस तरीके का है आप उसे मेंशन करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मोहल्ले की सारी गतिविधियों का केंद्र मेरे घर के पास का चौराहा है। नगर की 4 प्रमुख सड़कें इस आर पार से गुजरती हैं। चौराहे का मतलब ही होता है कि 4 राहें जो हैं आसपास में मिले, इसीलिए इस पर हर समय चहल पहल बनी रहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क रेलवे स्टेशन की ओर से आती है और मुख्य बाजार की तरफ जाती है, जिसके आगे औद्योगिक क्षेत्र है।
रेलवे स्टेशन से आने वाले यात्री और मालगाड़ियों से ये उतरा सामान ट्रकों में भर इसी से गुजर कर अपने अपने गंतव्य पर पहुंचता है। उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाली सड़क मॉडल टाउन और बस स्टैंड से गुजरती है। इस पर 2 सिनेमा हॉल और एक व्यापारिक प्रतिष्ठान बने हैं जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। सॉरी। चौराहे पर फलों की रेड़ियां, कुछ सब्जी बेचने वाले, खोमचे वाले तो सारा दिन जमा ही रहते हैं। चूंकि चौराहे के आसपास घनी बस्ती है, इसलिए लोगों की भीड़ कुछ न कुछ खरीदने के लिए यहाँ आती रहती है। सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले बच्चों में से भरी रिक्शा बसें जब गुजरती हैं तो भीड़ कुछ अधिक बढ़ जाती है। कुछ रिक्शाओं में तो नन्हे नन्हे बच्चे गला फाड़ कर चीखते चिल्लाते सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। वे स्कूल नहीं जाना चाहते, पर जाने के लिए विवश कर रिक्शे में बिठा दिए जाते हैं। चौराहे पर लगभग हर समय कुछ आवारा मजनू छाप भी मंडराते रहते हैं, जिन्हें ताक झांक करते हुए पता नहीं क्या मिलता है। मैंने कई बार पुलिस के द्वारा उनकी वहां से जाने वाली पिटाई देखी है, वहां की जाने वाली पिटाई देखी है, पर इसका उन पर कोई विशेष असर नहीं होता। वे तो चिकने घड़े हैं। कुछ तो दिन भर नीम के पेड़ के नीचे घास पर बैठा ताश खेलते रहते हैं। मेरे मोहल्ले का चौराहा नगर में इतना प्रसिद्ध है कि मोहल्ले और आसपास की कॉलोनियों की पहचान इसी से है। तो आपके मोहल्ले में जो चौराहा है वो किस तरीके का दिखता है, वहाँ क्या क्या दृश्य हैं, उन्हें जरूर लिखना। ठीक है, चलिए अब हम आ गए अपने छठे जो क्वेश्चन पे है। उसमें क्या दिया गया है, मेरा प्रिय टाइम पास। तो आप सभी के एक या कई टाइम पास होते होंगे, तो किस तरीके से आप उसे लिखोगे? आज के आपाधापी से भरे युग में किसके पास फालतू समय है, पर फिर भी हम लोग मशीनी मानव तो नहीं। कभी कभी अपने लिए निर्धारित काम धंधों के अतिरिक्त हम कुछ और भी करना चाहते हैं। इससे मन सुकून प्राप्त करता है और लगातार काम करने से उत्पन्न बोरियत दूर होती है। हर व्यक्ति की पसंद अलग होती है, इसलिए उनका टाइम पास का तरीका अलग होता है। किसी का टाइम पास सोना है तो किसी का टीवी देखना, तो किसी का सिनेमा देखना, तो किसी का उपन्यास पढ़ना, किसी का इधर उधर घूमना, तो किसी का खेती बाड़ी करना। मेरा प्रिय टाइम पास है विंडो शॉपिंग करना। ठीक है, विंडो शॉपिंग आपको पता है? जब कभी काम करते करते मैं ऊब जाता और मन कोई काम नहीं करना चाहता, तब मैं तैयार होकर घर के बाहर बाजार की ओर निकल जाता विंडो शॉपिंग के लिए। जिस नगर में मैं रहता हूँ वह काफ़ी बड़ा है। बड़े बड़े बाजार, शॉपिंग मॉल्स और डिपार्टमेंट स्टोर की संख्या काफ़ी बड़ी है। दुकानों की शो विंडोज सुंदर ढंग से सजे सवरे सामान से ग्राहकों को लुभाने के लिए भरे रहते हैं। नए नए उत्पाद, सुंदर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक नया सामान, तरह तरह के खिलौने, सजावटी सामान आदि इनसे भरे रहते हैं। मैं इन सजी सवरी दुकानों की शो विंडोज को ध्यान से देखता हूँ, मन ही मन खुश होता हूँ, उनकी सुंदरता और उपयोगिता को सराहने लगता हूँ। जिस वस्तु को मैं खरीद नहीं सकता उसके दाम का टैग देखता हूँ और मन में सोच लेता हूँ कि मैं इसे तब खरीद लूँगा जब मेरे पास अतिरिक्त पैसे होंगे। ऐसा करने से मेरी जानकारी बढ़ती है, नए नए उत्पादों से संबंधित ज्ञान बढ़ता है और मन नए सामान को लेने की तैयारी करता है और इसीलिए मस्तिष्क और अधिक परिश्रम करने के लिए तैयार होता है। टाइम पास की मेरी यह विधि उपयोगी है, सार्थक है, परिश्रम करने की प्रेरणा देती है, ज्ञान बढ़ाती है और किसी को कोई नुकसान नहीं करती। तो ये एक टाइम पास ऐसा है जो अच्छा भी है, हमें करने में भी अच्छा लगेगा और हमें काफ़ी जो है इंकरेज भी करेगा। चलिए अब हम आ गए अपने 7वें और आखिरी टॉपिक पे। क्या दिया है, एक कामकाजी औरत की शाम। तो आप में से बहुत सारे बच्चों की मदर्स जो हैं वो जो है काम करती हैं, मतलब ऑफिस जाती हैं, कहीं कुछ ना कुछ वर्किंग लेडीज़ हैं। तो उन लोगों की शाम किस तरीके की बीतती है आप लोगों ने भी देखा होगा, तो उसे यहाँ वर्णन कीजिए। हमारे देश में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अति आवश्यक हो चुका है कि घर परिवार को ठीक प्रकार से चलाने के लिए पति पत्नी धन कमाने के लिए काम करें और इसीलिए समाज में कामकाजी औरतों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कामकाजी औरत की जिंदगी पुरुषों की अपेक्षा अधिक कठिन है। वह घर बाहर एक साथ संभालती है।
उनकी शाम तभी आरंभ हो जाती है जब वह अपने कार्यस्थल से छुट्टी के बाद बाहर निकलती है, यानी कि जो भी उनका ऑफिस वगैरह होता है वहां से जब बाहर निकलती है। वह घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में आने वाली रेहड़ी और बाजार से फल सब्जियां खरीदती हैं, छोटा मोटा किराने का सामान लेती हैं, लदी फंदी घर पहुंचती हैं। तब तक पति और बच्चे भी घर पहुंच चुके होते हैं। दिन भर की थकी औरत कुछ आराम करना चाहती है, पर उससे पहले चाय तैयार करती है। यदि वह औरत संयुक्त परिवार में रहती है तो कुछ और तैयार करने की फरमाइशें भी उसे पूरी करनी पड़ती हैं। चाय पीते पीते वह बच्चों से बड़ों से बातचीत करती है। यदि उस समय कोई घर में मिलने जुलने वाला आ जाता है तो सारी शाम आगंतुकों की सेवा में बीत जाती है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो भी उसे फिर से बाजार या कहीं और जाना पड़ता है ताकि घर के लोगों की फरमाइशों को पूरा कर सके। लौटकर बच्चों को होमवर्क करने में सहायता देती है और फिर रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। कभी कभी उसे आस पड़ोस के घरों में भी औपचारिकतावश जाना पड़ता है। कामकाजी औरत तो चक्कर घिन्नी की तरह हर पल चक्कर काटती रहती है। उसकी शाम अधिकतर दूसरों की फरमाइशों को पूरा करने में बीत जाती है। वह हर पल चाहती है कि उसे भी घर में रहने वाली औरतों के समान कोई शाम अपने लिए मिले, पर प्रायः ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि कामकाजी औरत का जीवन तो घड़ी की सुइयों से बंधा है। तो जो लेडीज़ वर्किंग होती हैं उनके लिए वाकई लाइफ दोगुना चैलेंज लेकर आती है। तो ये वाला प्रश्न हमारा खत्म हो गया। अब हम आ गए अपने प्रश्न संख्या 3 पर। यहाँ क्या दिया है, घर से स्कूल तक के सफर में आज आपने क्या क्या देखा और अनुभव किया, लिखें और अपने लेख को एक अच्छा शीर्षक भी दें। तो ठीक है, आप जब स्कूल से घर जाते हो तो क्या क्या चीज़ें देखी हैं आपने और क्या क्या एक्सपीरियंस किए, क्या अनुभव किया, उन्हें लिखना है। ठीक है, तो चलिए, हमने शीर्षक दिया है संवेदनाओं की मौत। हमने कुछ ऐसा देखा, इसलिए क्या है देखिए यहाँ पर, मैं घर से अपने विद्यालय जाने के लिए निकली। आज मैं अकेले ही जा रही थी क्योंकि मेरी सखी नीलम को ज्वर आ गया था, यानी कि फीवर हो गया था। मेरा विद्यालय मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। रास्ते में बस स्टैंड भी पड़ता है। वहां से निकली तो बसों का आना जाना जारी था। मैं बचते बचाते निकल रही थी कि मेरे सामने ही एक बस से टकरा कर एक व्यक्ति बीच सड़क पर गिर पड़ा। मैं किनारे पे खड़ी होकर देख रही थी कि उस गिरे हुए व्यक्ति को उठाने कोई नहीं आ रहा था। मैं साहस करके आगे जा ही रही थी कि एक बुजुर्ग ने मुझे रोक कर कहा, बेटी कहाँ जा रही? वह तो मर गया लगता है, हाथ लगाओगी तो पुलिस के चक्कर में पड़ जाओगी। मैं घबरा कर पीछे हट गई और सोचते सोचते विद्यालय पहुंच गई कि हमें क्या हो गया है जो हम किसी के प्रति हमदर्दी भी नहीं दिखा सकते, किसी की सहायता भी नहीं कर सकते। तो ये क्या है कि किस तरीके से हम सहायता करेंगे और मुसीबतों में फंस जाएंगे, कुछ इसी तरह की थी। तो ये था संवेदनाओं का मौत। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। अपने आसपास की किसी ऐसी चीज पर लेख लिखिए जो आपको किसी वजह से वर्णनीय प्रतीत होती है हो। वह कोई चाय की दुकान हो सकती है, कोई सलून हो सकता है, कोई खोमचे वाला हो सकता है, या किसी खास दिन पर लगने वाला हाट बाजार हो सकता है। विषय का सही अंदाजा देने वाला शीर्षक भी आवश्यक है। तो जो आपको आकर्षक लगता है वो, लेकिन शीर्षक भी आप ही को लिखना है। क्या दिया है यहाँ पर, पानी के नाम पर बिकता शहर। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। जेठ की तपती दोपहरी, पसीना, उमस और चिपचिपाहट ने लोगों को व्याकुल कर दिया था। गला प्यास से सूखता है तो मन सड़क के किनारे खड़े रेफ्रिजरेटर कोल्ड वाटर की रेहड़ी की ओर चलने को कहता है। प्यास की तलब में पैसे दिए और पानी लिया, चल दिए, पर कभी सोचा नहीं कि इन रेवड़ियों की टंकियों की क्या दशा है। क्या इन्हें कभी साफ किया जाता है? क्या इनमें वास्तव में रेफ्रिजरेटर कोल्ड वाटर है या पानी में बर्फ डाली हुई है? कहीं हम पैसे देकर पानी के नाम पर जहर तो नहीं पी रहे? इन कोल्ड वाटर बेचने वालों में वाटर की जांच स्वास्थ्य विभाग का कार्य है, परंतु वे तो तब तक नहीं जागते जब तक इनके दूषित पानी पीने से सैकड़ों व्यक्ति दस्त और हैजे के शिकार नहीं हो जाते। आशा है इन गर्मियों में स्वास्थ्य विभाग जागेगा
और पानी के नाम पर जहर बेचने वाली इन कोल्ड वाटर रेडियो की जांच करेगा। ठीक है ना। तो हमने ऐसी एक रेडी लगी देखी तो मन में विचार आया कि इनके साथ किस तरीके से हम जुड़े हुए रहते हैं। हमारी प्यास तो बुझाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें बहुत नुकसान भी कर देते हैं। पता करना चाहिए ना। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस अध्याय पे किस तरीके के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से तात्पर्य क्या है? इसका मतलब क्या है? किसी नए और अप्रत्याशित विषय पर कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करना ही अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कहलाता है। जैसे कि हमारे यहाँ हम पहले से निबंध लिखते आ रहे हैं, अनुच्छेद लिखते आ रहे हैं, तो हमें पता है कि इन विषयों पर मोस्टली निबंध या अनुच्छेद आते हैं। लेकिन क्लास 12th में जो ये हमारा नए और अप्रत्याशित विषय लिए गए हैं, ये ऐसे विषय होते हैं जिनमें आज से पहले कभी कोई लेख होता ही नहीं। वो लेख आपके सामने टॉपिक रख दिया जाता है। अब आपको बहुत ही कम समय है, जाहिर सी बात है एग्जाम में हमारे पास बहुत कम समय रहता है, तो उस दौरान अपने सभी थॉट्स को हमें एकत्र करना है और उन्हें सही ढंग से लिखना होता है। तो एकदम अटेंडम हमें फैसला लेना है कि हमें कौन सा टॉपिक लिखना है और उस पर क्या क्या लिखना है, और वो भी अच्छे शब्दों में लिखना। तो बहुत जरूरी है कि इनकी प्रैक्टिस आप पहले से कर लो, क्योंकि अगर आपके पास प्रैक्टिस की रहेगी ना तो आप बहुत आसानी से इन्हें आगे कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए अथवा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब चूंकि आपके पास समय कम होता है लिखने के लिए, तो लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? नए अथवा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, जिस विषय पर लिखना है लेखक को उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। देखिए आपके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं, तो उसमें जिस विषय में भी आप सबसे ज्यादा जानते हैं ना, उसी विषय को आप चुनिएगा, हमेशा ध्यान रखें। ठीक है। विषय पर लिखने से पहले लेखक को अपने मस्तिष्क में उसकी एक उचित रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि अगर हम इस विषय में लिखेंगे तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, इसके मध्य तक कैसे पहुंचेंगे और इसका समापन कैसे करेंगे। तो एक रफली जो एक फिगर बनाना है वो आप बना लेंगे। इसको विषय से जुड़े तथ्यों से उचित तालमेल होना चाहिए, यानी कि जो आप भी फैक्ट्स पेश कर रहे हैं वो सही होने चाहिए और उनका आपस में तालमेल होना चाहिए। विचार विषय से सुसंबद्ध तथा संगत होना चाहिए। अब आप जो भी उसमें लिखने जा रहे हैं वो विषय से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि विषय कुछ है और आप अंदर लिखना कुछ और दे, है ना, ये मत करिएगा। अप्रत्याशित विषयों के लेखन में मैं शैली का प्रयोग करना चाहिए। इसमें हमेशा अपने आप से हमें चीजों को कनेक्ट करके लिखना होता है, इसीलिए हम यहाँ पर मैं इंक्लूड करते हैं। जैसे देखिए निबंध है या अनुच्छेद है, इसमें मैं का प्रयोग बहुत रेयरली होता है, लेकिन अप्रत्याशित विषयों में हमारी जो शैली होती है वो आत्मपरक शैली होती है, हम इसमें अपने आप को शामिल जरूर करते हैं। अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय लेखक को विषय से हटकर अपनी विद्वता को प्रकट नहीं करना। आपको बहुत जानकारी है, हम जानते हैं, लेकिन जो विषय दिया गया है हमें उसी विषय के साथ टिके रहना है। प्रश्न संख्या 3 है, रटंत से क्या अभिप्राय है? रटंत किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा तैयार गई पठनीय सामग्री को ज्यों का त्यों याद करना और उसे दूसरे के सामने प्रकट करना रटंत कहलाता है। यानी कि किसी ने अपने विचार प्रकट करके एक बात लिख दी, हम उसे रट लेंगे और फिर हम दूसरे के सामने प्रकट कर देंगे। अब ये कंडीशन कब आती है? कंडीशन तब आती है जब हम लोग निबंध लिखा करते थे, याद है ना, पहले निबंध आते थे। तो निबंध में क्या होता था, कुछ टॉपिक्स देख लिए, उन्हें रट लिया और रटने के बाद उन्हें लिख दिया। जैसे कि अभी भी छोटी क्लासेस में होता है कि भाई 2 या 3 ऐसे करा दिए, बच्चे उन्हीं को रट लेते थे और एज इट इज लिख लेते थे। ये होती है रटंत प्रक्रिया। इसमें समझने की गुंजाइश नहीं होती, जो चीजें लिखी हैं उसी को हम रट के एज इट इज लिख देते हैं। रटंत अथवा कुटेव की बुरी लत क्यों कहा गया? क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी के दूसरे के विचारों को रट कर लिखते हैं तो हमारे विचार जो एक खुलकर सामने आने की जो प्रक्रिया होती है वो बंद हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर तो अब पढ़कर रट कर लिखने की आदत हो जाती है। रटंत को बुरी लत इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस विद्यार्थी अथवा व्यक्ति को यह लत लग जाती है उसके भावों की मौलिकता खत्म हो जाती है, यानी कि अब हम अपने भावों से सोचते नहीं चाहते।
इसके साथ साथ उनकी चिंतन शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, यानी कि हमारे सोचने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि हमारी आदत तो अब रटने की पड़ चुकी है। और वह किसी विषय को अपने तरीके से सोचने की क्षमता खो देता है। वह सदैव दूसरों के लिखे पर आश्रित रहता है। तो वो अब खुद तो नहीं लिख पाता, तो क्या रहता है, दूसरों ने जो लिखा है उसी को वो लिखने के लिए मजबूर रहता है, क्योंकि उसकी अपनी खुद की क्षमता खत्म हो चुकी है। प्रश्न संख्या 5 है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में क्या क्या बाधाएं आती हैं। अब क्या क्या मुश्किलें आती हैं। भाई हमने लिखना तो सीख लिया कि भाई कैसे कैसे इसके अंदर हमें देना है, लेकिन लिखते समय मुश्किलें भी आएंगी। अगर हमें मुश्किलें पहले से पता हो तो हम उनके बारे में पहले से निवारण कर सकते हैं। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में अनेक बाधाएं आती हैं, जो इस प्रकार है। सामान्य रूप से लेखक आत्मनिर्भर होकर अपने विचारों को लिखित रूप में देने का अभ्यास नहीं करता। मोस्टली क्या होता है कि हम इस चीज को, जैसे हमने आपसे बोला ना कि आप प्रैक्टिस करो, ऐसे बहुत सारे विषय ले लो और इन विषयों पर प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके अंदर वो शैली डेवलप नहीं हो पाए। तो ये एक सबसे बड़ी बाधा है कि हम अभ्यास नहीं करते। नेक्स्ट है, लेखक में मौलिक प्रयास तथा अभ्यास करने की प्रवृत्ति का अभाव होता है। कहने का मतलब क्या है, हम अपने थॉट्स को प्रकट करने और इनको लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। हमारे दिमाग में आते बहुत से थॉट्स हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसकी। लेखक के पास विषय से संबंधित सामग्री और तथ्यों का अभाव होता है। भाई जब हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम अभ्यास कर ही नहीं रहे हैं, तो मान के चलो कि हमारे पास उससे संबंधित जो मटेरियल है वो रहेगा ही। अप्रत्याशित विषयों पर दो लेखन करते समय शब्दकोश की कमी हो जाती है। अब ये भी एक चीज है, भाई हम जब लिखते नहीं, अभ्यास नहीं करते, तो हम नए नए शब्दों को भी नहीं जान पाते, जिससे लिखते समय अक्सर हमारे पास शब्दों की कमी बनी रहती है। लेखक की चिंतन शक्ति मंद पड़ जाती है। हमारी चिंतन शक्ति क्या, धीरे, जब हम सोच ही नहीं रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारी सोचने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। लेखक के बौद्धिक विकास के अभाव में विचारों की कमी हो जाती है। अब जब हम अपना इन सारी चीजों को पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो हमारे विचार भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो ये कुछ बाधाएं हैं जिन्हें हमें निराकरण इनका करना चाहिए, और तब कहीं जाके जो है हम अच्छे से इन विषयों पर लेखन कर पाएंगे। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को किस प्रकार सरल बनाया जा सकता है। अब अभी तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर इसको सरल बनाया जाए तो किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना। जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपके लिए ये विषय सरल होते जाएंगे। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी विषय से लिखने से पूर्व अपने मन में उस विषय से संबंधित उठने वाले विचारों को कुछ देर रुक कर एक रूपरेखा प्रदान करें। उसके पश्चात ही शानदार ढंग से अपने विषय की शुरुआत करें। अब मान लीजिए आपके पास जो ऑप्शंस थे, आपने उसमें से वो टॉपिक चुन लिया। अब टॉपिक चुनने के बाद तुरंत लिखना मत शुरू करिए। पहले आप ये देखिए कि आपके पास जो जो थॉट्स हैं उन्हें एक रूपरेखा दीजिए कि भाई इसके बाद हम ये लिखेंगे, इसके बाद हम ये लिखेंगे, और इसमें हमें ये लिखना। एक रूपरेखा बना लीजिए और फिर लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप एक तरफ से अपने दिमाग को शांत कर लेंगे तो लिखते समय आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे शब्द भी आएंगे, ताकि आप उन्हें सही ढंग से पिरो सके। विषय को आरंभ करने के साथ ही उस विषय को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, यह भी मस्तिष्क में पहले से होना चाहिए। आपने विषय चुन लिया, अब उसमें आप कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे ये भी आपको डिसाइड करना। जिस विषय पर लिखा जा रहा है उस विषय से जुड़े अन्य तत्वों की जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। सुसंबद्धता किसी भी लेखन की बुनियादी तत्व है। अब आप जिस विषय पर लिख रहे हैं उस विषय पर आधारित आपके पास कुछ तथ्य होंगे। उन तथ्यों की जानकारी जब आपको अच्छे से है तो उन्हें सही जगह लिखिए, क्योंकि इनमें खुद है ना एक फ्लो, एक कनेक्टिविटी जो है बहुत जरूरी होती है। तो ये तथ्य आपको अगर आप सही तरीके से जानते हैं तो आपके लेखन में वो फ्लो बना कर रखेगा। सुसंबद्धता के साथ साथ विषय से जुड़ी बातों का सुसंगत होना भी जरूरी होता है। अतः किसी भी विषय पर लिखते हुए दो बातों का आपस में जुड़े होने के साथ साथ उनमें तालमेल होना भी आवश्यक है। अब मान लीजिए आप विषय में लिख रहे हो, तो आपने अगर दो बातें दी हैं तो वो दोनों बातें आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। ये नहीं कि एक में तो आप हाँ कह रहे हो और दूसरे में आप ना कह रहे हो।
तो ये चीज आप में नहीं होनी चाहिए, विरोधाभास नहीं होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आपस में मेल खाते हुए आपके विचार होने चाहिए। नए तथा अप्रत्याशित विषयों के लेखन में आत्मपरक मैं शैली का प्रयोग किया जा सकता है। यद्यपि संबंधों और अन्य आलेखों में मैं शैली का प्रयोग लगभग वर्जित होता है, किंतु नए विषय पर लेखन में मैं शैली के प्रयोग से लेखक के विचारों और उसके व्यक्तित्व की झलक प्राप्त होती है। तो ये अप्रत्याशित विषयों में जैसे कि हमने बताया कि आत्मपरक शैली यानी कि मैं का प्रयोग करते हुए हम लिखते हैं, लेकिन आप इसके पहले जितने भी हम लेख वगैरह लिखते आए उनमें मैं शैली का इस्तेमाल करना जो है वो गलत माना जाता है, हम नहीं करते। लेकिन मैं शैली का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम अपने विचारों को सही ढंग से प्रकट कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अभिव्यक्ति के अधिकार में निबंधों के नए विषय किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? अभिव्यक्ति यानी कि बयां करने का जो अधिकार है, हमें कुछ भी अपने मन के विचार बयां करने का जो अधिकार है, उसमें इन निबंधों के जो नए विषय आए हैं वो किस तरीके से सहायक है। यानी कि हमारे पास, हमको तो ये आजादी मिली हुई है कि हमारे मन में जो विचार है वो हम सबके सामने व्यक्त करें, लेकिन निबंध जो पहले आया करते थे उसमें इस अभिव्यक्ति के अधिकार में कहीं ना कहीं रुकावट आती थी, क्योंकि हम अपने वहां पर विचार प्रकट नहीं कर पाते थे, हम दूसरों के विचारों को ही लिखते थे। लेकिन नए और अप्रत्याशित विषय में कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति के आधार में अधिकार में बहुत ही सहायक है, क्योंकि इससे हम अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त कर पाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाते हैं। अभिव्यक्ति का अधिकार मनुष्य का एक मौलिक अधिकार है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर सकता है। निबंध विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। ठीक है, निबंधों के माध्यम से हम विचारों को व्यक्त करते हैं, तो ये जो है बहुत ही सशक्त यानी कि मजबूत माध्यम है। इसमें निबंधकार अपने विचारों को सहज रूप में अभिव्यक्त करता है। ठीक है, अब हमारे मन में जो भी विचार आए हैं हम उन्हें सही तरीके से लिख सकते हैं। विचार अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया निबंधों के पुराने विषयों के साथ पूर्णतः घटित नहीं होती है। अब निबंध के जो पुराने विषय हैं अगर वही आएंगे तो हम वहां पे तो पुराना पढ़ा पढ़ाया ही लिखेंगे, अपने विचार तो व्यक्त ही नहीं करेंगे ना, तो वो पुराने विषय हमको कभी भी सहायक सिद्ध नहीं होते, क्योंकि वहां पे हम हमेशा दूसरे के विचारों को प्रेफरेंस देते हैं लिखने के लिए, क्योंकि पुराने विषयों पर पहले से ही तैयार शुद्ध सामग्री अधिक मात्रा में उपलब्ध रहती है। जब वो पुराने पहले से मात्रा में सामग्री उपलब्ध है तो क्यों हम अपने विचार लिखते ही नहीं, हम उन्हीं को लिखते हैं जो पहले से मौजूद है ना। इससे हमारी अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित नहीं होती, इसीलिए हमें निबंधों के नए विषयों पर अपने विचार अभिव्यक्त करने चाहिए। नए विषयों पर विचार अभिव्यक्त करने से लेखक का मानसिक और आत्मिक विकास होता है। इससे लेखक की चिंतन शक्ति का विकास होता है। इससे लेखक की बौद्धिक विकास तथा अनेक विषयों की जानकारी होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति के अधिकार में निबंधों के विषय बहुत सहायक सिद्ध होते हैं, यानी कि हमें अपनी मर्जी का जो बयां करना है उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, क्या दिया गया है? लेखन का क्या आश्रय और अभिव्यक्ति की क्षमता को कैसे विकसित किया जा सकता है? अब ये नए और अप्रत्याशित विषयों में ये चीज तो है कि लेखन का हमें बहुत खुलकर लिखने की आजादी मिलती है, जिससे हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते। ये चीजें तो अच्छे से हमें समझ में आ गया। लेखन का आश्रय यहाँ यांत्रिक हस्त कौशल से नहीं है, उसका आश्रय भाषा के सहारे किसी चीज का पर विचार करने और उस विचार का व्याकरणिक शुद्धता के साथ सुसंगठित रूप में अभिव्यक्त करने से है। ये नहीं है कि हम कितनी अच्छी लिखाई लिखते हैं, यानी कि हमारी हैंडराइटिंग कैसी है, इससे यहाँ पर कोई तात्पर्य नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि हम अपने विचारों को एकदम शुद्ध तरीके से बिना किसी व्याकरणिक अशुद्धता, यानी कि जहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हो, वो उनके साथ जो हम बयां करते हैं वो उससे है। तो लेखन का मतलब आप समझ गए, यहाँ हमारी हैंडराइटिंग से नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है कि या बुरी है, उससे नहीं। आप अपने विचारों को बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के जब पिरो कर सही तरीके से लिखते हो, उससे तात्पर्य। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही है।
का माध्यम ही नहीं, स्वयं विचार करने का साधन भी है। यानी कि हम अपनी विचार दूसरों तक पहुंचाने का तो ये माध्यम है ही, साथ ही खुद सोचने का माध्यम भी। अगर हमारे पास कोई विषय आ रहा है और हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तो हमारी जो भाषा है, यानी कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, हम उसी भाषा में तो सोचते हैं, है ना। विचार करने और उसे व्यक्त करने की यह प्रक्रिया निबंध के चिरपरिचित विषयों के साथ आमतौर पर घटित नहीं हो पाती। अब क्या है कि जो हमारे पास निबंध जैसे पहले आते थे कि भारत की जनसंख्या पर, इस पर आप निबंध लिखिए, तो इस पर हमारे अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हमें नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि इस पर ऑलरेडी जो तैयार इतनी सारी सामग्री रहती है, हम उसी को पढ़ते हैं और हम वही लिखते हैं, हम अपने विचार वहां पर प्रकट ही नहीं करते। इसका कारण यह है कि उन विषयों पर तैयार शुदा सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है और हम कुछ नया सोचने लिखने की जहमत उठाने की बजाय उसी सामग्री पर निर्भर हो जाते हैं। मौलिक प्रयास और अभ्यास को बाधित करने वाली यह निर्भरता हमारे अंदर लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित नहीं होने देती। अब जब हम दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर वो क्षमता डेवलप ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम निबंध के परंपरागत विषयों को छोड़कर नए तरह के विषयों पर लिखने का अभ्यास करें। यही अभ्यास हमें अपने मौलिक अधिकारों में से एक अभिव्यक्ति के अधिकार का पूरा पूरा उपयोग कर पाने में सामर्थ्य देता है। यानी कि हमारा जो अधिकार है अपने मन की बात को बयां करने के लिए, उसके लिए नए और अप्रत्याशित विषय बिल्कुल सटीक हैं, जहां पर हम खुलकर अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। अप्रत्याशित विषयों की मांगों को लेख का नाम क्यों दे दिया जाता है? अब यहाँ पर अप्रत्याशित विषयों की मांग बढ़ी है, तो इसे लेख का नाम क्यों दिया? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रचनात्मक लेख या अप्रत्याशित, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, तो इसे लेख का नाम क्यों दिया गया? अप्रत्याशित विषयों की मांगों के जवाब में हम जो कुछ लिखेंगे वह कभी निबंध बन पड़ेगा, कभी संस्मरण, कभी रेखा चित्र की शक्ल लेगा, तो कभी यात्रा वृत्तांत की। इसीलिए हम उसे एक सामान्य नाम देंगे, लेख, ताकि ऐसा ना लगे कि किसी विधा विशेष के भीतर ही लेखन करने का दबाव बन रहा है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम इसे लेख का नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लेख के अंदर गद्य साहित्य की सभी विधाएं आ जाती है। अब जब हम अपने मन के विचार व्यक्त करेंगे तो ये डिपेंड करेगा कि विषय क्या है। उस पे हम कभी आलोचना भी लिख सकते हैं, कभी संस्मरण भी लिख सकते हैं, कभी एकांकी भी लिख सकते हैं, कभी यात्रा वृत्तांत भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से गद्य की अनेक विधाओं का हम इनमें प्रयोग कर सकते हैं, इसकी आजादी रहती है। इसीलिए हम इसे पर्टिकुलर एक विधा का नाम न देकर हमने एक ऐसा नाम दिया जिसके अंदर सारी विधाएं सम्मिलित हो जाएं। अप्रत्याशित विषयों की क्या क्या मांगे हैं? अब आपको बताना है इनकी मांगे क्या है। अप्रत्याशित विषय कुछ भी हो सकते हैं, अतः ये अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं और इसीलिए इनकी मांग भी अलग अलग किस्म की होती है। अब जैसे हमने बताया ना कि ये कुछ भी विषय हो सकते हैं, संस्मरण हो सकते हैं, व्यक्ति चित्र हो सकते हैं, रेखा चित्र हो सकते हैं, यात्रा वृत्तांत हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो जब इनकी मांगे अलग अलग हैं तो इनकी लिखने की शैली भी अलग अलग ही रहेगी। कोई विषय तार्किक विचार प्रक्रिया में उतारना चाहता है, यानी कि जहां पर हमें तर्क देने पड़ते हैं कि भाई ये ऐसा है तो क्यों है, ये हमें बताना पड़ता है। कोई आपसे ये मांग करता है कि जो कुछ आपने देखा, सुना या देख सुन रहे हैं उसे थोड़ी बारीकी से पुनः संकलित करते हुए एक व्यवस्था में ढाल सकें। यानी कि एक तरीके से जैसे आप कहीं यात्रा करने गए हो तो उस यात्रा वृत्तांत को आप सिस्टमैटिक ढंग से लिखो, ठीक है। कोई लेख का ये मांग रहती है। कोई अपनी स्मृतियों को खंगालने के लिए आपको प्रेरित करता है, कोई आपकी पुरानी यादें आपको याद कराना चाहता है, यानी कि जब आपकी स्टूडेंट लाइफ थी या आपके एग्जाम का पहला दिन था या आपके रिजल्ट का दिन था, कुछ भी ऐसा दिन हो, स्कूल का पहला दिन आपको लिखना हो, तो आपको पुरानी यादें याद करने के लिए बोल दिया जाता है। कोई अनुभव का सैद्धांतिक नजरिए के जांचने परखने के लिए आपको उकसाता है, यानी कि आपने जो चीजें अनुभव करी है, कोई चीज हम लोग जैसे अनुभव करें, जैसे मान लीजिए हमारी पहली समुद्र यात्रा रही तो आपने उसको अनुभव किया, तो उसको आप जांचो परखो कि आपको कहाँ अच्छा लगा, कहाँ बुरा लगा, और तब उसे आप लिखो। तो इस तरीके से जब अप्रत्याशित के विषय ही इतने सारे अलग अलग हैं तो इनकी मांगे भी अलग अलग तरीके की ही रहती है। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लिखने की क्षमता अधिकांश लोगों में क्यों विकसित नहीं हो पाती? क्योंकि ऐसे लोग जो पहले से तैयार सामग्री को ही या पढ़कर लिखने के आदी होते हैं, उनके अंदर ये जो आदत होती है, जो क्षमता होती है, ये विकसित नहीं हो पाती।
नए और अप्रत्याशित विषयों पर लिखने की क्षमता इसलिए विकसित नहीं हो पाती क्योंकि अधिकांश लोग आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप से अभिव्यक्ति का अभ्यास नहीं करते, यानी कि अपने ऊपर डिपेंडेंट रहकर वो लिखने का अभ्यास नहीं करते, क्योंकि अक्सर वो दूसरों के लिखे हुए पर डिपेंड रहते हैं। उन्हें यह कार्य करना चुनौतीपूर्ण लगता है तथा उन लोगों को रटने की बुरी आदत होती है, जिस कारण वह पहले से तैयार की गई सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं। यह उनकी मौलिकता को बाधित करता है, वह लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित नहीं होने देता। तो ये जो पहले से लिखी गई सामग्री को जब पढ़ने की हमारे अंदर जो आदत पड़ जाती है, इसके कारण जो है नए विषयों पर लिखने की जो क्षमता होती है वो हमारे अंदर डेवलप नहीं हो पाती। तो ये था हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम का क्लास 12th कोर का अंतिम अध्याय। वैसे तो अभी इसमें क्लास 12th के और भी अध्याय हैं जो इलेक्टिव से संबंधित हैं, तो उन्हें भी जब हम इलेक्टिव सिलेबस कराएंगे तो उसे भी कंप्लीट कराएंगे। लेकिन तब तक आप लोग जितना भी हमने कोर का सिलेबस आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर दिया है, इसे अच्छे से पढ़िए। और हाँ, चैनल में अगर आपको जो भी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं उनमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम ओरिएंटेड सभी प्रैक्टिस सेशन आपको इन नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने प्रैक्टिस सेशंस के साथ में, जहां पर अब हम एग्जाम्स की तैयारियों को शुरू करें। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं दोबारा आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।